अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 94 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। अच्छा जी, IAS 10 के अंदर हमारे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, अपडेटिंग डिस्क्लोजर्स और गोइंग कंसर्न। बाकी इसको रीड करवाना भी बाकी है, वो भी बच्चे कह रहे थे हमें समझ नहीं आई, पता नहीं क्या समझ नहीं आई वैसे, लेकिन मैंने करवाना है रीड वैसे। अच्छा जी, देखें जी, हर बंदे का दुनिया में एक वक्त तो मुकर्रर है, ठीक है। जब वो वक्त पूरा हो जाना है तो सब ने जाना है। मुझे भी नहीं पता मैंने कब जाना है, आपको भी नहीं पता आपने कब जाना है, लेकिन असबाब के दर्जे में भी कभी कभार ऐसा होता है कि एक बंदा बड़ा बीमार हो जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं साढ़े वालों जवाब एनू लाहौर ले जाओ। नहीं, वो लाहौर भी आ चुका है और लाहौर वाले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है जी बस दुआ ही करें। हालांकि ये दुआ पहले करनी चाहिए, हमारा उलट काम है, सारा काम करके एंड पे जी हूं तो अल्लाह पहले ही था, तो खैर चलें, बात और तरफ निकल जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा है कि जी इसको घर ले जाएं मरीज़ को, इसके पास अब चंद ही दिन बाकी हैं, ये हुण नहीं बचदा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा अब गोइंग कंसर्न नहीं है, इसकी गोइंग कंसर्न अब वैलिड नहीं है। गोइंग कंसर्न वैलिड होने का मतलब ये होता है कि फोरसीएबल फ्यूचर में, फोरसीएबल फ्यूचर नॉर्मली अगले 12 महीनों को कहते हैं, फोरसीएबल फ्यूचर में नॉर्मल तरीके से बिजनेस रन करेगा, नॉर्मल तरीके से एसेट्स को रियलाइज करेगा और नॉर्मल तरीके से लायबिलिटीज को सेटल करेगा। और ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही फोरसीएबल फ्यूचर में जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इनवैलिड कर दे। सही है, इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। और चीजें जैसे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही बन रही हैं, उस हिसाब से चल रही हैं। लेकिन अगर यहां पे खड़े होकर कोई ऐसा इवेंट आ गया, आप शॉपर बनाने वाली कंपनी है, आप शॉपर बनाते हैं, हुकूमत ने यहां पर एक लॉ पास किया कि शॉपरों पे पाबंदी है। अब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथ में हैं, ये इतना बड़ा मामला हो गया है कि अब आपको चाहे ये अनाउंसमेंट, चाहे ये गोइंग कंसर्न इनवैलिड होना आपके ईयर एंड के बाद भी हो रहा है, ये इतना बड़ा मसला है कि स्टैंडर्ड कहता है ये जो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हुई थी ना गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे, ये ही खराब हो गई। अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बेसिस पर नहीं बन सकती। पहले कौन सी बेसिस पर बनी होती हैं? पहले बनी होती हैं, न मिसाल के तौर पे कोई मिसाल लबो, ये किथे गया, ये एग्जाम्पल ऑफ अबव बुक वैल्यू मेरे पास ये नजर आ रही है। 31 दिसंबर 2013 पर मैंने अपनी बैलेंस शीट जो बनाई हुई है उसमें मेरे एसेट्स इस तरह से नजर आ रहे हैं। और ये क्या है? बुक वैल्यूज। बुक वैल्यू कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही मेरी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, 70 और 50 पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? वो पता नहीं कब से खरीदा हुआ है एसेट, अब उसकी बुक वैल्यू पता नहीं असल में मार्केट में वो चीज़ होती है या नहीं होती है। फेयर वैल्यू कुछ और होती है, हमारी किताबों में वैल्यू कुछ और होती है। लेकिन हम क्या कह रहे होते हैं कि यार नॉर्मल तरीके से बिजनेस अपना रन करके इससे फ़ायदा ले लेंगे, ठीक है। ऑप्शन जहाँ जहाँ अवेलेबल है, इन्वेंट्री में ऑप्शन अवेलेबल है, लोअर ऑफ कॉस्ट नहीं, वहाँ तो ऑप्शन नहीं है, फाइफो पे रखो, एफको पे रखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अवेलेबल है, फेयर वैल्यू पे रखो, कॉस्ट मॉडल पीपीई के अंदर अवेलेबल है, I16 में कॉस्ट मॉडल पे रखो, रीवैल्यूएशन, जहाँ जहाँ ऑप्शन अवेलेबल है आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किए हुए हैं। जिससे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने बुक वैल्यूज पर एसेट को रखा हुआ है। ये कब रखा हुआ है? जब आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, ठीक है। गोइंग कंसर्न, इफ द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब ये वाली बेसिस। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहां पर शॉपरों पे पाबंदी लग गई और आप शॉपर बनाने वाला काम ही करते हैं, तो क्या आप अगले 12 महीनों में चलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं। आपको डॉक्टर ने क्या कर दिया? जवाब दे दिया है। अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, आज नहीं तो कल गए।
अब स्टैंडर्ड ये कहता है ये इतना बड़ा मसला हो गया है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर बनी हुई थी, अब वो वैलिड, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं रही, तो फिर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन बेसिस पे बनाने की इजाजत नहीं है, बल्कि आपको ब्रेकअप वैल्यूज के ऊपर या रियलाइजेबल वैल्यूज के ऊपर अपनी इस बैलेंस शीट में हर आइटम को रखना होगा। मिसाल के तौर पे आपकी जो बिल्डिंग है, बुक वैल्यू नहीं बताओ, ये बताओ ये आज बेचकर कितने पैसे लाएगी। इन्वेंट्री पड़ी है, बुक वैल्यू पे नहीं दिखा सकते आप, कॉस्ट पे नहीं दिखा सकते, आप बताओ ये आज बिक कर एनआरवी कितनी पड़ी है इसकी। लायबिलिटी जो नजर आ रही है छोड़ो, ये बताओ आज सेटल करोगे तो कितने पैसे जाने पड़ेंगे। एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यूज पर, लायबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यूज पर शो करना होता है। ये अजम्पशन जो जब इनवैलिड हो जाए, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वैलिड, तो आपने बुक वैल्यूज पर एसेट्स को रखा हुआ था। और अगर खुदा न खास्ता ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाए, तो चाहे इधर भी हो रही है, चाहे ये अनाउंसमेंट, चाहे वो इवेंट, चाहे वो मसला ये रहने के बाद भी आ रहा है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है ना, भाईजान बदल डालो, ये अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही इनवैलिड हो गई है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाए, इफ द एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो गई है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गई है, ठीक है, तो फिर क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है, ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पहली बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर नहीं बनाना। फिर किस पे बनाना है, मैंने आपको कहा ब्रेकअप वैल्यूज कहते हैं इसको, रियलाइजेबल वैल्यूज, ब्रेकअप वैल्यूज, रियलाइजेबल वैल्यूज, इसको मैं रियलाइजेबल वैल्यू लिख देता हूँ, ये रियलाइजेबल वैल्यूज। क्या मतलब, भाई क्या मिलना है, एसेट्स जो नजर आ रहे हैं बेचकर क्या मिलेगा, लायबिलिटीज नजर आ रही है कितने में सेटल होंगी, ये बताओ, ब्रेकअप वैल्यूज पे ले आओ। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड, तो गोइंग कंसर्न पर नहीं बनेगी, बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेस पर बनेगी, ब्रेकअप वैल्यूज पर, रियलाइजेबल वैल्यूज पर। यह बात समझ आती है, ठीक है। यानी इधर देखो, अगर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाए, तो फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 60 और 50 नहीं, ये 70 और 50 नहीं, 60 और 45 नजर आएगा, रियलाइजेबल वैल्यूज। और ठीक है, ये बात समझ आई। अब IAS 10 कहता है कि अगर गोइंग कंसर्न नहीं रहे, यानी आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गई है, तो पहली बात तो यह है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाएंगे, बल्कि किस पर बनाएंगे, रियलाइजेबल वैल्यूज पर। दूसरी बात, डिस्क्लोजर भी दें, लिखें हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, वी आर नॉट गोइंग कंसर्न, हम मरने वाले हैं। रीजन वाई एंटिटी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गोइंग कंसर्न, हुकूमत ने शापरों पे पाबंदी लगा दी है, हम शापर ही बनाते थे, अब हम शापर नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, इनवैलिड होगी। इस वजह से हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, हम इस वजह से गोइंग कंसर्न नहीं रहे, और हमने फलां बेसिस यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन वैल्यूज, रियलाइजेबल वैल्यूज, ब्रेकअप वैल्यूज, ये सारे एक ही चीज के नाम है। और ठीक है, ये बात समझ आई। तो पहली बात, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो बुक वैल्यूज पर, यानी जैसे नॉर्मल गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड हो तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आज तक आप बनाते हैं ये बनती हैं। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी ब्रेकअप वैल्यूज पर, ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन साथ ही साथ एक तो ये 60-45 पे आ गए, साथ ही साथ एक आपको नोट बना, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्या, हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, वो नहीं रहे, हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, हमें नजर नहीं आ रहा कि हम चल पाएंगे। दूसरी बात, हम इस वजह से गोइंग कंसर्न नहीं रहे, द फैक्ट दैट दिस इज नॉट, कंपनी इज नॉट गोइंग कंसर्न, और द रीजन व्हाई एंटिटी इज नॉट गोइंग कंसर्न। और तीसरी बात, द बेसिस यूज्ड टू प्रिपेयर, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे तो हमने जो दूसरी बेसिस यूज की हैं वो ये हैं, रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यूज वो लिखेंगे। यहां तक कोई मसला, पहले गोइंग कंसर्न समझ लेना, ये बात तो मैं वैसे ही कर रहा था कि यहां पर भी तो एंड पे बताना था, पहले बता गया माजरत, ठीक है। खैर चले, गोइंग कंसर्न वैलिड है तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है
तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी, बल्कि ब्रेकअप वैल्यूज पर बनाएंगे आप। अब ये बताएं कि हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, और जो बेसिस यूज की वो बताएं। लेकिन अगर आप हैं तो गोइंग कंसर्न, पर हालात बहुत दिगरगूं नजर आ रहे हैं, आपको कोविड बस इस वक्त बहुत, ये पुरानी बात कर रहा हूं, ठीक है, छाया हुआ है, अंदर ही अंदर गेम डल चुकी है। अभी बाहर तो नहीं लग रहा कि आप अगले 12 महीने के अंदर मर जाएंगे, लेकिन लग रहा है सिग्निफिकेंट डाउट्स जरूर आ गए हैं कि आप गोइंग कंसर्न रहेंगे, ठीक है, कि गोइंग कंसर्न आप नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर स्टैंडर्ड कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नॉर्मल ही बनाओ जैसे हैं, लेकिन बता दो कि आपको सिग्निफिकेंट डाउट्स जरूर हैं कि आप गोइंग कंसर्न नहीं भी रह सकते, ठीक है। तो इफ द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर इज, है तो गोइंग कंसर्न, यहां पे क्या था, एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, यानी गोइंग कंसर्न क्या हो गई, इनवैलिड, तो फिर एबनॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरी बात, एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, है तो गोइंग कंसर्न, बट देयर इज सिग्निफिकेंट डाउट दैट इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज अ गोइंग कंसर्न, लेकिन शक जरूर है, कोई बहुत ज्यादा खतरात लाहक हैं कि गड़बड़ हो भी सकती है। अगर इतना सिग्निफिकेंट डाउट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही बनाओ, यानी कि ये 70 और 50 भी रख लो, लेकिन डिस्क्लोजर दो, मस्ट इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटीज कॉजिंग दिस डाउट, किस बात की वजह से आपको ये खौफ, ये खतरा लाहक है, वो वजह बता दें, ठीक है। ये बात समझ आई। अब पढ़ें इसको, अब पढ़ भी लेना क्या था। गोइंग कंसर्न, and an entity shall not prepare financial statements on a going concern basis if management determines after reporting period, even after, पहले पता लग जाए तो बात ही खत्म हो गई ना। तो ये कह रहे हैं कि इसको ये ना कहना कि जी ये तो, अगर यहां भी पता लग रहा है, आगे स्टैंड में लिखा, यहां भी पता लग रहा है ना कि आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे हैं, तो ये इतना बड़ा मसला है, आप ये नहीं कह सकते हो जी नॉन एडजस्टिंग, अगली बार देखेंगे, अगली बार ही नहीं आनी है आपकी, ठीक है। तो इसलिए ये इतना बड़ा मसला है कि आप इसको एडजस्टिंग इवेंट कहकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस ही बदल देंगे, ठीक है। तो an entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after reporting period either that it intends to liquidate, हम खुद बंद होना चाह रहे हैं, बस कर रहे हैं, काम नहीं करना, या it intends to cease trading, अच्छा वही बात होगी, और it has no realistic alternative but to do so, लेकिन अब पहली बात क्या है, ऑप्शन क्या कि जी वो उनकी इंटेंशन है कि वो बंद कर दें या वो बिजनेस खत्म कर दें, या उनके पास कोई और चारा ही नहीं इसके सिवाय कि वो बंद कर दें, ठीक है ना। बहरहाल ये क्या है, गोइंग कंसर्न ना, हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, अगर ये अजम्पशन वैलिड नहीं रही, कंटिन्यू कर पाएंगे, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन नॉर्मल बेसिस पे, गोइंग कंसर्न बेसिस पे मत बनाओ। डिटीरियोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, नहीं पढ़ो। Deterioration in operating results and operating and financial position after reporting period may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive, pervasive कहते हैं कि आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इंडिकेट कर सकती है कि एंटिटी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन appropriate नहीं है, is no longer appropriate, तो this effect is so pervasive, ऐसे लफ्ज बोला करो, ये pervasive का, it is so pervasive that this standard require fundamental changes in basis of accounting rather than an adjustment to amount recorded। वो कहता है भाईजान basis of accounting ही बदल दो, अब आप इसको ब्रेकअप वैल्यूज पर ले जाओ, ठीक है जी, रियलाइजेबल वैल्यूज पर ले जाओ, भाई सही है। Circumstances that could lead to going concern problem, ये पढ़ लेना आप, ठीक है जी, इसको काट दो, ये मैंने नीचे पढ़ा दिया, ये नीचे पढ़ाया ये, ठीक है। अब यहां से पढ़ो एक्सप्लेनेशन, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड इवन इफ सर्कमस्टांसेस अरोज, ये सारी बातें पढ़ा दी, सिर्फ रीड कराऊं, आफ्टर बैलेंस शीट डेट द कंपनी विल डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग देम, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप बेसिस में भी यूज, एसेट्स आर शोन एट रियलाइजेबल वैल्यूज, लायबिलिटीज आर एट सेटलमेंट वैल्यू, ठीक है। अब ये असल में टेबल है जो आपने याद रखना है, ठीक है। ये टेबल याद रखना, क्या याद हो गया, इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वैलिड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ब्रेकअप वैल्यूज की जरूरत नहीं है। वो हिस्टोरिकल पे पढ़ा तो हिस्टोरिकल पढ़ा रहे, चलता रहेगा बिजनेस और होता रहेगा काम, ऐसे डेप्सिट होकर खत्म हो जाएगा, फायदा मिल जाएगा, छोड़ो बस, ये चक्कर होता है असल में। तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर फाइनेंशियल बनाओ,
और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर नहीं बना सकते, कोई और बेसिस यूज कर, लेकिन डिस्क्लोजर डालो, बताओ हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, क्यों नहीं रहे ये वजह बताओ, और कौन सी बेसिस, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं है तो फिर कौन सी बेसिस पर आपने फाइनेंशियल बनाई है ये बता दो। ठीक है। तीसरा केस क्या है, आप गोइंग कंसर्न तो हैं लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट्स हैं कि आप गोइंग कंसर्न शायद ना रहे, तो स्टैंडर्ड कहता है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर ही बना लें, ठीक है, लेकिन एक नोट जरूर डाल दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि क्यों हमें जो है वो डाउट, सिग्निफिकेंट डाउट जो है वो लगा हुआ। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो अगले साल फिर देख लेंगे, फिर नहीं बना लेंगे भाई, फिर दोबारा से बना लेंगे। जी हाँ, कर सकते हैं फिर चेंज, लेकिन ये इस तरह के मामलात होते नहीं, कोई शुगल थोड़ा ही है कि एक दिन कोई आएगा कहेगा बंद करो, अगले दिन आएगा नहीं चला लो, ऐसा होता नहीं है ना नॉर्मली। जब ये हो जाता है तो फिर बस यही होता है कि आप सब कुछ बेच बटाकर साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपने वो प्लांट बेच देना है, वो लैंड बेच देना है और जाके कुछ और करना है, फिर ये काम। केस जब तक चलता रहे तो उस तक सिग्निफिकेंट डाउट आता रहेगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बुक वैल्यू पर ही रखेंगे और ये डिस्क्लोजर देते रहेंगे कि केस चल रहा है, जब तक बंद ना हो जाए। जब ये बंद हो, जब पक्का, जब आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे, कंफर्म हो गया, तो फिर ब्रेकअप वैल्यूज पे जाना है। जब सिग्निफिकेंट डाउट है तो फिर आप चलते जाएं फिलहाल और एक डिस्क्लोजर डाली रखें, भाईजान केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है, हम भी अड़े हुए हैं, वो भी फंसे हुए हैं, सींग फंसे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। सिग्निफिकेंट डाउट है हमारे ऊपर, लेकिन अभी हम गोइंग कंसर्न है, अभी केस पेंडिंग है कोर्ट में, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इस तरह से चलेगा। अच्छा जी, एक छोटी सी बात ये भी थी, चलो ये यूं लिख लेते हैं अब, ज़रा थोड़ा सा बन जाए कि अगर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पूरा नहीं लिखता तब बहुत लंबा हो रहा है, इनवैलिड हो जाती है, ठीक है, तो आपने ब्रेकअप वैल्यूज़ या लिक्विडेशन वैल्यूज़ कहते हैं, इसके ऊपर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके एसेट्स नज़र आएंगे, अहम बात है, एसेट्स नज़र आएंगे किस पर, रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि एसेट्स को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं रख सकते, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या बेच कर आ सकता है इनसे, जो रियलाइज होगा वो बताओ, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ आपकी नज़र आएंगी सेटल, कितने में यार, कितने रुपए दे दिलाकर इनसे जान छूटेगी, तो सेटलमेंट वैल्यूज। ओके डन, ठीक है। तो इसको ज़रा साफ सुथरा कर लूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये वाली बात तो बता दी ना, ईयर एंड के बाद भी आए, तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि अगर गोइंग कंसर्न, शॉर्ट बन जाए ना, फिर एक पिक्चर बना लेना, अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है, अगर, लिख ले भाई, अगर गोइंग, पता है शाम की क्लास है, तुम्हें भी पता है कि कोई जल्दी नहीं है हमें, फिर भी अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो ये बेसिस है नीचे वाली, और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है, अगर गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो जाती है तो ब्रिंग चेंजेस, क्या चेंजेस ले आओ, बुक वैल्यू से ये ब्रिंग करो चेंजेस, ब्रिंग चेंजेस, बेसिस बदल डालो, ठीक है। और अगर आप गोइंग कंसर्न तो अभी तक हैं लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट्स आ गए हैं तो रहो इन्हीं बेसिस पर, चेंज ना करो, लेकिन एक डिस्क्लोजर दे दो कि मसले मसाइल आ गए हैं, ठीक है। अब इसकी पिक्चर ले लो, मेरे ख्याल में फिर ये काफ़ी हो जाएगा, एक मिनट, बोल जी, ये इतनी सी बात है, ये काफ़ी है। अच्छा जी, किसी ने सुकून लिमिटेड पढ़ा हो? अच्छा, अब दो सवाल हैं, मैं एंड पर डिस्कस कर भी सकता हूँ। एक तो ये पास पेपर 18 था ना, सुकून, सुकून एयरलाइंस, यही था ना, सुकून तो कवर में है, लेकिन बहरहाल इसका पेज नंबर बता, पास पेपर 18 है, पेज नंबर 383,
और उसके बाद दूसरा सवाल नया जो ऐड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, आपका एक मिसलिनियस टॉपिक्स वाला चैप्टर है। ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, असल में ना हम इख्तिताम आखिरी सामते है गया ना, तो फाइनल अकाउंट शुरू हुआ है, लेकिन जहाँ पे जो कुछ याद आता जा रहा है वो भी साथ साथ अब हो रहा है, ठीक है ना। ये रिवीजन साथ साथ ही चल रही होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर पेज 756 पे है क्वेश्चन नंबर 2, पेज 756 क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिग लिमिटेड। नज़र आएगा आपको ये सवाल कहीं ना कहीं देखा हुआ, देखा लगेगा। ऐसी चीज़ें जो रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता आप करते चले जाएंगे। ये वैसे तो आपका होमवर्क है, अब बस अगर जो मेरा प्लान है अभी लेक्चर 94 का वो पूरा हो गया जो मैंने करवाना है, तो फिर इसमें ज़्यादा बोझ नई चीज़ों का नहीं डालूंगा ना, फिर ये होमवर्क मैं आपको एडवांस में ही क्लास वर्क, कोशिश यही होती है कि होमवर्क देखें। अब आपको मैंने नया सवाल कोशिश कर रहा हूँ मैं ना दूं और मैं होमवर्क में वो सवाल लिखवाऊँ जो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये अभी फ़िलहाल है होमवर्क में, ये IS 8 का सवाल है, IFRS 8। याद आ रहा है कुछ कुछ IFRS 8? ओ सेगमेंट रिपोर्टिंग तो रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह जब इसको हम करेंगे तो, ठीक है। चलें इसको रखें सही अपने पास निशानी के तौर पे। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी रह गई थी, हाँ, अपडेटिंग डिस्क्लोजर्स, ये पेंडिंग था। ऐसे ही पेंडिंग सारा कुछ लिखते रहते हो, फिर बाद में मुसीबत पड़ी होती है मुझे। वापस आना पड़ गया, सॉरी यार, वो असल में मैं होमवर्क दिखाने चला गया था। ये तो हो गया था ना जी, दिखा भी दिया था आपको डिस्क्लोजर, ठीक है, कि डेट ऑफ ऑथराइज डिस्क्लोजर्स क्या है IS 10 के। एक तो आपने डेट ऑफ ऑथराइजेशन दिखानी, मैंने पैकेजेस की फाइनेंशियल दिखाई भी थी आपको, ठीक है। ये डेट लिखनी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, किस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज हुई हैं फॉर इशुएंस, पेज 354 पे है। ये अभी जहाँ पे थे भाई को नहीं मिल रहा, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, दिखा भी दी थी डेट जिस दिन फाइनेंशियल इशू हुई हैं और किसने इशू की हैं, किसने ऑथराइज की हैं फॉर इशुएंस। तो हमने उसमें देखा था पैकेजेस के अंदर लिखा हुआ था कि CEO ने और एक डायरेक्टर ने अप्रूव किया, इसको ऑथराइज किया फॉर इशुएंस और फलां डेट है, याद आ रहा है। और उसके बाद एंटी ओनर्स और इफ द एंटिटी ओनर्स और अदर्स हैव पावर टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऐसे ही फजूल बात है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूजर टू नो व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ठीक है जी, पता है, बस ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, ये जो उसने IS 10 के बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ छोटी सी है, पहले एग्जाम्पल ज़रा देख लें। हमारा साल चल रहा है ना 2013 वाला, ऐसा ही है, और 26 दिसंबर को लेट से बिल्कुल साल के एंड पर हमारे खिलाफ एक केस हो गया, ठीक है जी, और कोई एक्सीडेंट हो गया था फैक्ट्री में, तो चांस जो है वो लूजिंग का लेट से 10% है। भाई चुप कर जाओ, 15 कर लेता हूँ मैं अगर आपको मसला हो रहा है, ठीक है। 10% ज़रा बहुत कम है, 15% चांस, लेकिन ये जो भी हो, चांस ऑफ लूजिंग इज़ 15%, ये बहरहाल 50% से तो कम है। हमारे खिलाफ केस हुआ है, तो हमने क्या किया होगा इसका। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, इसको 2% कर देता हूँ। अब बताओ, पॉसिबल में तो आप कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर देने लगे थे ना, अब बताओ अब क्या किया होगा आपने। चांस ऑफ लूजिंग इज लेस देन 5%, ना होने के बराबर है हारने का चांस, तो रिमोट को तो हम कुछ भी नहीं करते, ऐसा ही है। अच्छा, अब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में ही थी कि 4 जनवरी को ऐसा इनकलाब आया कि आपको लग गई समझ के हुन मैं नहीं बचदा, ठीक है, और चांस ऑफ लूजिंग जो है, कुछ ऐसी चेंजेस आई आपके इस केस के अंदर, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि चांस ऑफ लूजिंग जो है वो मोर देन 5% हो गया। अभी मैं एंट्री नहीं करवाता, वो तो एडजस्टिंग इवेंट क्या है कि आप जान छुड़ा लेंगे, ठीक है, ये एडजस्टिंग इवेंट की बात नहीं हो रही। चांस ऑफ लूजिंग जो है वो लेट्स से 30% हो गया। अभी भी एंट्री की तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन अब क्या हो गया इसकी वजह से पॉसिबल। पहले क्या था जी, रिमोट, तो रिमोट को कुछ नहीं करते, ऐसा ही है। अब क्या हो गया, पॉसिबल।
अब अगर पॉसिबल हो गया है तो क्या करें? अच्छा, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ईयर एंड हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी ऑथराइज फॉर इशुएंस, वो तो 31 मार्च को होनी है, अभी ऑथराइज नहीं हुई। अब आपके दिल में क्या आता है, क्या करें? इसको कहते हैं डिस्क्लोजर को अपडेट कर देना। हमारा अभी फाइनेंशियल हमारे हाथ में है ना, एक इवेंट तो हमारे साल में केस वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस पहले जब ईयर एंड था उस वक्त तक हालात ऐसे नहीं थे कि हम उसको डिस्क्लोज भी करते, इतना कम चांस था। लेकिन डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हुई हैं कि अब हाई चांस ना सही, एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं बना, एंट्री तो नहीं करनी। अगर एंट्री करनी, देखो ऐसे ही तो होता था कि केस उधर हुआ है या हालात उधर खराब हुए और यहाँ पर चांस, अगर केस यहाँ पर भी होता तो हम उधर ले जाते थे। तो अगर तो ये 50 से ऊपर चला था तो फिर तो एडजस्टिंग इवेंट बन जाता। एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी एडजस्टिंग एंट्री नहीं करनी, लेकिन डिस्क्लोज तो करने वाली चीज बन गई ना। तो फिर क्या करें जी? कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन 2013। हाँ, जर्नल एंट्री तो अभी भी कोई नहीं होनी। जर्नल एंट्री होती तो फिर तो ये डिस्क्लोजर की अपडेशन तो नहीं है, फिर तो ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। ये स्टैंडर्ड ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था डिस्क्लोजर को अपडेट करने वाला, ठीक है। ये 31 दिसंबर 2013 है और हमारा एक डिस्क्लोजर जो है वो अपडेट हो गया आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से वो अब हमें जरूरत पड़ गई है अपडेट करने की। ये बात समझ आई? पिक्चर बाद में लेना, पहले पढ़ो। If an entity receives information after reporting period about conditions that existed at the end of reporting period, it shall update disclosures that relate to those conditions in light of new information. पहली वाली क्या थी? 2%, अब वाली क्या है? 25%। तो कौन सी यूज कर लो? 25%। Entity may need to update disclosures even when information does not affect the amount that it record in financial statement। यानी कि इसमें कोई एंट्री तो नहीं कर रहे हम, लेकिन स्टिल क्या कह रहा है? अपडेट कर दिया है हमने डिस्क्लोजर्स को, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली फिगर को नहीं छेड़ा, कोई फिगर तो नहीं छिड़ी इससे, लेकिन अपडेट्स कर दिए हमने डिस्क्लोजर्स। ठीक है जी। ये हाँ, फिर वाह मिटा देना। वो तो पहली बार चीज़ जा रही है ना, तो जो चीज़ नहीं नज़र आएगी वो तो फिर अपडेट तो ना हुई। मतलब ये तो चीज़ जा रही है ना, पहले नहीं थी अब जा रही है, इसलिए उसने बता दिया स्टैंडर्ड में। दूसरी चीज़ तो क्या है, वो तो चीज़ एक थी अब नहीं है, हटा दी, वो कौन सा इस तरह से बात है? नज़र आने वाली एकदम चीज़ नज़र आने लग जाए, ये इसका मसला है ना। ठीक है, बहरहाल वाइस वर्सा भी चल सकता है। अगर ये चांस 50% ऊपर चला जाता तो फिर, क्योंकि केस भी हमारे साल में हो चुका है, गड़बड़ भी हो चुकी थी, अब आफ्टर ईयर एंड तो सिर्फ एक एविडेंस मिला है जिस उस कंडीशन का जो एग्जिस्ट करती थी, तो एडजस्टिंग इवेंट बन जाए। फिर एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस क्रेडिट, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। चलें आगे। अच्छा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोटा सा रहता है, तकरीबन 15 मिनट और 20 मिनट और ज़रा हिम्मत करके आज 37 पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे ही हिम्मत करके फिलहाल फाइनल अकाउंट भी आज ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, सवाल मैंने सुबह जो करवाया है ना, अब वो असल वाला ओपन करना है और उसमें फिर डिस्क्लोजर जैसे बनने हैं कंपनीज एक्ट के, वो पढ़ाने हैं। मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाली, लेकिन बच्चे आए ही नहीं। अच्छा जी, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट और भी हमारा पेंडिंग है, उसको देखते हैं। जैसे वो प्रोविजन वाला हमने देखा था ना कि वो रिलायबल एस्टीमेट वाली परसेंटेज, 3-4 सवाल उस जैसे पढ़े थे वो हमने कर लिए। ऐसे ही अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड सवाल भी 2-4 देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स पे चलते हैं। एंड पे फिर टाइम बचेगा तो डिग लिमिटेड और सकून एयरलाइंस को कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हम रिटेलर हैं, हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताना है हम कितनी प्रोविजन क्रिएट करें। एग्जांपल पेज 330 था, सॉरी मैंने मिटा दिया, पेज 330 है, एग्जांपल 17। बहुत घूमना फिरना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये तरतीब ज़रा होती है कॉन्सेप्ट की, उसके लिए घूमना फिरना होता है, लॉजिकली चीज़ें समझ सही आ रही होती हैं। तो आप तो इसलिए आप कर रहे होते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर नोटिंग। नंबर 1 हमने बात की गोइंग कंसर्न,
नंबर 2 अपडेटिंग, पेज नंबर लिख रहे हैं, साथ ही बात लिखते जा रहे हैं। नंबर 3 पे आप आगे पेज 330 एग्जाम्पल 17। उसके बाद जो मैं पास पेपर शुरू करूँगा नंबर 4 पे, पास पेपर फलां का पार्ट फलां, पास पेपर फलां का पार्ट फलां, ये तो आप कर रहे होते हैं, आई नो। मुझे याद करवाना आपने, मैं उससे पूछूंगा ज़रा मुझे हैंड आउट दिखाए ना, बल्कि मैं खुद ही देख लूँगा, अगर हुए तो मैं भेज दूँगा। सुस्त लोगों, अच्छा जी। कस्टमर है हमारा और हम रिटेलर हैं और एक हमारा मैन्युफैक्चरर है। What amount of provision should be recorded in the books of retailer? तो हम किसकी बात कर रहे हैं जी इस वक्त? बुक्स ऑफ रिटेलर, ठीक है ना। कस्टमर की बुक्स की बात करनी है ना मैन्युफैक्चरर की। और कितनी प्रोविजन हो, सिर्फ बात किसी करनी है प्रोविजन, कितनी प्रोविजन रिटेलर की किताबों में रिकॉर्ड हो। अब ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। नंबर 1 ब्लू कर लेते हैं। अज्यूम करो जी एस्टीमेट ऑफ प्रोविजन इज 10 मिलियन अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। और पहले सिनेरियो में कहता है रिटेलर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। ये नंबर 1 केस है, रिटेलर कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करता है और कोई बात नहीं मैन्युफैक्चरर की हो रही। तो जो एस्टीमेट ऑफ प्रोविजन 10 मिलियन है, ये तो रिलायबल एस्टीमेट दे दिया ना सवाल में। अब तो सिर्फ ये बताया जा रहा है प्रोविजन रिकॉर्ड करनी किसने है, कितनी है। तो रिटेलर अगर रिटेलर प्रोवाइड करता है ये वारंटी सर्विसेज, तो रिटेलर अपनी किताबों में ये प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा। बोलो कितनी? तो आंसर स्टार्ट हो गया जी। और आंसर में 0.1 ऐसे वाला 1 जी। कितनी प्रोविजन बुक करे रिटेलर? 10 मिलियन, ठीक है। सेकंड सिनेरियो लाल कर देते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। सुभान अल्लाह, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर, रिटेलर डू नॉट प्रोवाइड। चलो अब ये जो 10 मिलियन की प्रोविजन है ये कौन रिकॉर्ड करेगा? हाँ, लेकिन हमारी ऊपर हेडिंग क्या पड़ी हुई है? तो रिटेलर किताबों में कितनी प्रोविजन? कोई नहीं, ग्रीन। रिटेलर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। अच्छा जी, रिटेलर प्रोवाइड करता है वारंटी कस्टमर को। रिटेलर प्रोवाइड करता है वारंटी कस्टमर को एंड रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा 3। अब ये तो रीइंबर्समेंट वाला केस आ गया। 10 मिलियन की प्रोविजन कौन रिकॉर्ड करेगा? रिटेलर ही। प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड करेगा? 10 मिलियन, और साथ ही साथ 10 मिलियन का रिसीवेबल बुक करेगा, क्योंकि ये रीइंबर्समेंट है। लेकिन हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? तो बस इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। वैसे एसेट भी इसने किताबों में रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी? चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे रिक्वायरमेंट ये नहीं है। रिसीवेबल भी कितना रिकॉर्ड कर लेगा? 10 मिलियन। चलो केस पूरा सामने आ जाए, बाकी वैसे सवाल की रिक्वायरमेंट जो है ना वो ये कोई नहीं है, ठीक है। अब काटूंगा तो कहेंगे पता नहीं शायद नहीं करना रिकॉर्ड। अच्छा जी, अब कौन सा रंग? चौथा केस, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर, नंबर 4 क्वेश्चन, एंड रिकवर्स 60% फ्रॉम रिटेलर। अब रिटेलर अपनी किताबों में कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा? 6 मिलियन की बेटा, और ठीक है 6 मिलियन, ठीक है। बाकी तो मैन्युफैक्चरर की किताबों की तो हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने एक लिख दिया है साथ में रिसीवेबल भी, ताकि कहानी पूरी हो जाए। ये एक एग्जाम्पल थी, इसका सलूशन है, पिक्चर बना लें।
कार्ड पे लिखा होता है जब ख़राब हो तो इधर भेज देना। और कैसे भाई, हम तो आमतौर पे देखें तो मैन्युफैक्चरर ही हमें दे रहे होते हैं अक्सर, देखें तो दुकानदार कौन सा वारंटी दे रहा होता है? उसने कार्ड दिया होता है, उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरर की दुकान पे जाके दे देना। ये तो अक्सर ही होता है। नहीं समझ आई? अगर आ गई समझ तो पास पेपर 3 ओपन कर लें। अब ये लिखें आप, इसके बाद देखें ना एग्जाम्पल 17 के बाद अब आ जाए पास पेपर 3 का 1। जी बच्चों, पेज नंबर 375 पे आ जाएं जी। ਹੁਣ ਉੱਤੇ वाला पासा मिटा देने, बाद च सवाल नंबर ही कोई नहीं लभना मैनू। सज्जे खब्बे सारा कुछ तो मिटा देते हैं हम। किसी का सवाल कोई नहीं, कोई ऊंज कोई नहीं, किसी दी चुंज कोई नहीं, बस ऐसे ही चल रहेगा, बाद में सवाल नहीं मिलने। हाँ जी, अब ये ईयर एंड वगैरह आप यहाँ से देख लो, वरना रिक्वायरमेंट में से आप देख लो। ओवल लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन। डील्स का मतलब डीलर है, रिटेलर है, बनाता नहीं है, खरीदता है और बेचता है। इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, OL इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। OL sells instrument A1 and B1 with 1 year warranty. These units are purchased from a manufacturer SL. The detail of warranty are as under। पहले सिर्फ A1 को पढ़ रहा हूँ। अब कस्टमर है, और ये हम कौन है? रिटेलर हैं, OL। OL कौन है जी? डीलर। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब वो क्या कहता है? A1 के केस में कहता है SL प्रोवाइड्स वारंटी सर्विसेज टू कस्टमर। SL वारंटी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। SL बाद में देखते हैं, जरा करीब ले आए इसको, एक ही कर लेते हैं, मार्कर डिफरेंट कर लेंगे जी। क्या कह रहा है? ओह अच्छा, SL, आई एम रियली वेरी सॉरी। SL तो मैन्युफैक्चरर था। SL कौन था? मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी। तो SL जो है वो वारंटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को, एंड रिकवर्स 50% ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम OL। और बकाया जो 50% जो है वो इससे रिकवर कर लेता है, मैन्युफैक्चरर से। किसकी किताबों की बात हो रही है वैसे, मुझे ये बता दो जरा, रिक्वायरमेंट दे के। OL की, डीलर की बात हो रही है। अच्छा, लेकिन वो कहता है हाउएवर, ये बाद में पढ़ते हैं। अब आगे जरा ये देखो, फिलहाल मैंने इतना पढ़ाया। A1 के केस में SL यानी मैन्युफैक्चरर वारंटी सर्विसेज देता है और 50% रिकवर कर लेता है OL से। ऑन 31 दिसंबर 18, इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 million would be incurred in next year for providing warranty services for A1 sold in 18। जाहिर सी बात है, बिकी 18 में है, तो 18 में ही अगर वारंटी क्लेम आ जाता तो ये तो एक्सपेंस हो जाता है इस साल का। प्रोविजन तो बना ही अगले साल की रहे हैं, और इस साल में बुक इसलिए, ये नहीं कि अगले साल ही जाके कर लेंगे भाईजान, सेल इस पीरियड में कर दी है तो फिर रिलेटेड एक्सपेंस को भी इसी पीरियड में बुक करो, इसलिए तो प्रोविजन बना रहे होते हैं। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? 31 दिसंबर पर एस्टीमेट क्या है कि 4 मिलियन रुपए की वारंटी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी फॉर वारंटी सर्विस ऑफ A1, जो कि 2018 में बेची थी। ठीक है, तो 19 के अंदर जाहिर क्लेम आएगा। अब ये 4 मिलियन मैन्युफैक्चरर सोच रहा है कि इसको पड़ जाना है, और इसका आधा यानी 2 मिलियन ये रिकवर कर लेगा। अब मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? वो OL की बात कर रहे हैं ना। तो प्रोडक्ट A1 के केस में OL की किताबों के अंदर प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है आपने 2 मिलियन।
अब डिस्कस लिखा हुआ है तो आप मुकम्मल लिखेंगे सारी बात, वो जैसे आपको लिखना सिखाया, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें। अभी 1 मिनट, एक छोटा सा मसला और भी है। वो मसला क्या है? हाउएवर इन केस एसएल डिफॉल्ट्स, अगर मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट कर जाए, वारंटी सर्विस वुड हैव टू बी पेड बाय, इसका मतलब जो बकाया 2 है उसके बारे में पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा वैसे ऐसा होता नहीं है मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट कर जाए, मैन्युफैक्चरर तो बड़ा आदमी होता है, तो डीलर करे तो करे, लेकिन चलो अरेंजमेंट ऐसा ही। असल में ना कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ना रिटेलर इस तरह की ऑफर्स लगा देते हैं, भाईजान वारंटी आपकी जो है वो डेल वाले ही देंगे, टेंशन ना लें भाईजान, अगर वो नहीं सही करके देंगे तो हम है ना। अब उन्हें भी पता है, ये जो दिलेरी से कह रहे थे ना हमें है ना, उन्हें पता होता है कि वो करेगा ऑनर, लेकिन स्टिल बहरहाल एक ऑप्शन, एक मसला है तो सही, एक चांस है तो सही, इसलिए जो बकाया 2 मिलियन है इसके बारे में आप कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दें। अब ये आपने अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। ले जी, ये बात हो गई A1 की, सही है। अगली बात करते हैं जी B1 की। B1 भी 1 ईयर वारंटी के साथ है, ठीक है। OL प्रोवाइड्स, अब OL कौन है? डीलर, रिटेलर। OL प्रोवाइड्स वारंटी सर्विस टू कस्टमर एंड रिकवर द एंटायर कॉस्ट फ्रॉम SL ग्रीन जी। OL जो है वो 4 मिलियन, सॉरी 4 तो उसका था, एस्टीमेट ढूंढो, हाँ इसका 7 मिलियन है, ठीक है। 31 नंबर पे एस्टीमेट क्या है? 7 मिलियन जो है वो B1 के लिए आपको वारंटी जो है वो बियर करनी पड़ सकती है। तो 7 मिलियन की प्रोविजन बुक करेगा और 7 का 7 मिलियन जो है उसके लिए खुद को जो है वो एंटाइटल्ड भी फील करेगा, ठीक है। तो B1 के केस में रिटेलर की किताबों में क्या सूरत हाल होगी? प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा वो 7 मिलियन की और रिसीवेबल भी 7 का। रीइंबर्समेंट यही तो थी, एक तरफ हम प्रोविजन बुक करते हैं और फिर ये प्रोविजन की अमाउंट अगर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड या रिसीव फ्रॉम अनदर, तो हम अगर वर्चुअली सर्टन हो तो उसको एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो रिसीवेबल प्रोविजन के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखोगे, ठीक है। बैलेंस शीट में अलग और PNL के अंदर, बैलेंस शीट में अलग स्टैंडर्ड कह रहा है दिखाओ, आप कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ना करें, हाँ PNL में आप नेट करके ना एक्सपेंस शो करें, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ो, डिस्कस। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसके बारे में वो पहले वाला पॉइंट लिखना है प्रोविजन वाला, इसके बारे में 2 मिलियन के बारे में कंटिंजेंट लायबिलिटी, इधर आपने प्रोविजन वाला पॉइंट लिखना है और फिर रीइंबर्समेंट के बारे में ये लिख देना है, ठीक है। तो वो ओपन करके सफ़ा आपने लिखना है। डिस्कस मैंने कर दिया है, मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन ये आपने एग्जामिनर को डिस्कस करके देना है, जो लिख कर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई है इसकी, हाँ। अब आए 16 में अब बाकी नींद पूरी करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर लें, चलें रहने दें, ना करें, कर लें, पार्ट 2 शुरू कर लें।